आपका ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से विशु मोहन भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ़ोन लाइन नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा 9167329108। इस पर आप हमें अपना सवाल भेजिए और साथ ही हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये हमारे हैंडल्स हैं और इसके जरिए आप अपने सवाल हमें पूछिए। चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका। कुछ में हम एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट का एक क्विक चेक ले लेते हैं। और इस वक्त बाजार अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। आज ग्लोबल संकेत भी काफी मजबूत थे। इसके चलते हम देख रहे हैं निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेजी है और बैंक निफ्टी भी 120 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। इसमें आज कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका भी असर हम बाजार पर देख रहे हैं और उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी बनी हुई है। पेंट शेयरों में आज शानदार तेजी है और एशियन पेंट्स है आज का टॉप गेनर, करीब 2% से ज्यादा की मजबूती के साथ। इसके बाद टाइटन, आईटीसी, एचयूएल और डिवीज लैब, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आज के कारोबारी सत्र में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं आज निफ्टी में कुछ शेयर्स हैं, करीब 7 शेयर्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे ज़्यादा वीकनेस है, उसके बाद एमएनएम, एचसीएल, एसबीआई में आज वीकनेस है और हीरो मोटोकॉर्प भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ऑटो और बैंकिंग स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि हल्का प्रेशर है, लेकिन निफ्टी में अगर 7 शेयरों को छोड़ते तो सभी के सभी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इंडेक्स का भी अगर चाल देखेंगे तो आज सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो तेज़ी है वो आज एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल और इसके अलावा हेल्थ केयर में आज सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो डिफेंसिव प्ले है वो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी हम शानदार एक्शन देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी है और आज भी अपने हाइस के आसपास मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है। तो ये हैं कुछ आज शुरुआती एक्शन और अब देखना होगा, रिकॉर्ड लेवल का इंतजार है, कब वो लेवल्स देखने को मिलते हैं उसका इंतजार रहेगा। इस वक्त देखिए 18,700 के पार निफ्टी निकल चुका है। चलिए अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में अब आगे करना चाहिए। और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। द स्ट्रीट से कुणाल रामभिया हमारे साथ मौजूद हैं और स्वास्तिका के गिरीश सुडानी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल, सबसे पहले तो आपसे मार्केट पर राय लेना चाहेंगे। क्या व्यू बन रहा है? अब 18,700 के लेवल भी हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है? अब यहाँ से तेजी करके चलनी चाहिए मार्केट में या फिर अभी, क्योंकि इवेंट भी काफ़ी ज़्यादा है ग्लोबल मार्केट में, कुछ ढेर सारे इवेंट आने वाले हैं, फेड की बैठक होगी तो उसको वॉच करेंगे और अभी फिलहाल इंडेक्स दायरे में रह सकता है। क्या व्यू बन रहा है आपका? गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी एंड एवरीवन। सो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में हमने एक पॉजिटिव रुझान जो देखी है वो करीब 31 मार्च से देखी है। अगर निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 17,250 से लेके एज ऑफ नाउ 18,770 के लेवल पे हम चल रहे हैं और ये निफ्टी अभी भी अपनी पॉजिटिव रुझान बनाए रखी है। मोमेंटम थोड़ा सा फिजल आउट हुआ है और वो जैसे आपने बताया कि ओवरनाइट हम इवेंट के लिए वी आर हेडिंग फॉर द इवेंट, तो शायद उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकती है, बट ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। अगर निफ्टी फ्यूचर्स जब तक 18,600 के ऊपर चल रहा है, जो करीब एज ऑफ नाउ है 768, 600 के ऊपर ट्रेड करता होगा, तब तक हम इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट करेंगे और इसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे। और अगर ये इवेंट में कुछ नेगेटिव आता है तो 18,600 के नीचे जाकर हमारा व्यू शायद शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश होगा, लेकिन तब तक तो इसमें तेजी करके ही चलने का लॉजिकल होगा। ओके, चलिए ये तो इंडेक्स की बात हो गई, लेकिन अब स्टॉक स्पेसिफिक आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं, मोहम्मद नसीम साहब का है झारखंड से। इन्होंने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। सुजलॉन एनर्जी के इनके पास 8,000 शेयर है, 10 रुपये 50 पैसे के भाव पर। अच्छा फ़ायदा हो रहा है, जो जिस तरह की तेज़ी आई है और उसका फ़ायदा इनको मिला है। क्या लग रहा है गिरीश जी, क्या करना चाहिए इनको? निकल जाना चाहिए इस तेजी में? जो सुजलॉन में जो तेजी आई है 90% तक की रैली हम कह सकते हैं लोअर लेवल से आ चुकी है, क्या करें अब? गिरीश जी, आपसे मेरा सवाल था सुजलॉन एनर्जी पे। जी,
सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी पिछले 1 महीने के अंदर काफी बुल्डअप हुआ है। 8 से 8.5 रुपए का एक रेंज था, उसके बाद ये 15 रुपए 15.5 रुपए के रेंज पे गया है। मुझे कहीं पे भी ऐसा लगता है कि इनको एटलीस्ट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 11 रुपए 50 पैसे के एक लेवल पर। तो होल्ड करें एंड एटलीस्ट अपने 30% पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करें। ठीक है। तो ये है राय सुजलॉन पर। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आज 15 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। फिलहाल होल्ड कर सकते हैं और हल्की तेजी के लिए, लेकिन बीच बीच में रिव्यू जरूर करते रहिए, क्योंकि इस तरह के स्टॉक कब यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिले वो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बाजार भी अभी तेजी है। इस वजह से हम सुजलॉन में भी अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं, लेकिन रिव्यू जरूर करिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए इस शेयर पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल को ले लेते हैं। हमारे साथ गुजरात से, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास व्हाट्सएप पर सवाल आया है संजय उपाध्याय जी का। इनके पास MSTC के स्टॉक हैं, 100 शेयर्स इन्होंने 385 पर लिया हुआ है MSTC के, और इस वक्त हम देखें तो ये स्टॉक 314 के आसपास कारोबार कर रहा है। ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है स्टॉक में, लेकिन मुनाफा इनको नहीं, नुकसान में बैठे हैं। 385 पे उन्होंने लिया था, थोड़ा हायर लेवल्स पर लिया था और वहां से स्टॉक में गिरावट आई है। 314 पर अब कारोबार कर रहा है। आप गिरीश स्टॉक को ट्रैक करते हैं क्या? MSTC को ऊपरी लेवल पर एंट्री ले ली है और अभी ये स्टॉक हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है पिछले काफ़ी समय से। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? जो भी कुछ थोड़ी और तेजी के लिए भी रुक सकते हैं स्टॉक पर? MSTC बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। वॉल्यूम्स की कैटेगरीज में अगर देखें तो बहुत लो वॉल्यूम्स के ट्रेडिंग साइकिल रहते हैं इसके। यूजुअली रिजल्ट्स में भी कोई बहुत अच्छी अर्निंग्स नहीं थी, वो एक एवरेज रिजल्ट्स भी आए थे। बट हाँ, ये जो है कि एटलीस्ट यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए अपना होल्ड कर सकते हैं। 290-295 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें और इस पोजीशन को होल्ड करें। बट जैसे ही ये इनके रेट के आसपास पे आए, एटलीस्ट अपनी पोजीशंस को खाली कर दें और किसी प्रॉपर गुड फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर स्विच कर सकते हैं। इसी को लेकर आपके लिए राय। लेकिन चलिए अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, विजय हैं गुजरात से। विजय जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास 2 शेयर्स हैं, एक IEX है और एक सेल के बारे में पूछना था। सेल के बारे में। IEX किस भाव पे लिया है आपने? जी जी, मेरा IEX मैंने 200 शेयर लिए, एवरेज अराउंड 164 का है। ओके, और सेल किस भाव पे खरीदा है आपने? सेल मेरा 114 का एवरेज है, 450 शेयर है। सेल या वेल है सर? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल के शेयर है इनके पास, और दूसरा IEX का शेयर। लेकिन IEX में काफ़ी गिरावट आई, हमने देखा था 20% तक हफ्ते भर में ही टूट चुके हैं दाम। और जिस तरह से कपलिंग रेगुलेशंस की खबर आई थी, उसके बाद से ये दबाव बढ़ा था और कंपनी के बिजनेस मॉडल पर भी सवाल उठे थे। क्या करना चाहिए गिरीश जी इनको IEX में, और फिर सेल पर भी बताइए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में क्या करना चाहिए? देखिए, IEX के लिए इनको एटलीस्ट अपना विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा। अगले 2 से 3 साल के विजन के साथ अगर रहते हैं तो डेफिनेटली IEX में 200 से 250 रुपए की एक रेंज जरूर दिखाई देती है। कंपनी काफी तेजी से अपने रीस्ट्रक्चरिंग मॉडल के ऊपर मूव कर रही है, बिकॉज हमारे यहाँ पर एनर्जी के नॉर्म्स को लेकर अगर हम मॉड्यूल्स को देखें, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को देखें, तो अभी भी काफी चीजें क्लैरिटीज में चाहिए। इस वजह से ऐसा लगता है कि एटलीस्ट सेल IEX में 2 से 3 साल के लिए होल्ड करें तो एटलीस्ट इनको अच्छे प्रॉफिट में बुक करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेल को लेकर। मुझे सेल एक बार बताइए, इनका परचेज रेट क्या था? इन्होंने जो खरीदा था 164 रुपए पे खरीदा था IEX को सर। देखिए, सेल ऑलरेडी नहीं, सेल को 114 पे खरीदा था। ओके, सेल ऑलरेडी अपने Q4 के रिजल्ट्स अगर हम देखें, इनके रिजल्ट्स प्रोपोजिशन पे भी बात करें तो काफी बेकार रिजल्ट्स दिए थे। 50% डाउनफॉल आया इनका नेट प्रॉफिट के अंदर। एंड कहीं पे भी जो अनाउंसमेंट्स थे लास्ट के 3 क्वार्टर्स को लेके भी, वो भी मैनेजमेंट कहीं पे भी बहुत साइमल्टेनियसली नहीं वॉच कर पाया। बट हम ये भी मान के चलें कि एल्यूमिनियम एंड स्टील ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, इस सब प्रेशर में है लास्ट 1 साल के अंदर। तो अगले 2 से 3 महीने में जैसे ही कुछ अच्छे रिफॉर्म्स आते हैं या हमारा इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा डेवलप होता है, तो ये सारी कंपनीज भी अच्छी मूव करेंगी। तो मेरी राय तो अभी इस चीज के लिए इनको होल्ड करने की ही है। ये 70 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करें और 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम के लिए।
ठीक है, तो अगले 6 महीने के टारगेट के लिए टारगेट आपको सुझा दिया गया है। सेल को अभी आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं और ये मध्य प्रदेश से हमें आया है मुक्ता जी का। टीटागढ़ इन्होंने लिया हुआ है 21 शेयर्स और इनकी जो खरीद है वो 189 पर है। ओके, माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं फोन लाइन पर। और नमस्कार, सवाल तो आपका मिल गया है हमें। टीटागढ़ वैगन पर आपने सवाल पूछा है। एक बात बताइए, लिया कब था आपने ये स्टॉक? नमस्कार मैडम। हाँ जी, ये मैंने 21 शेयर लिया था 189 के उस पर। हेलो जी जी, और ये कब की खरीद है आपकी? मेरे को 3 महीने हो गए हैं इसको, लॉन्ग टर्म के लिए लिया मैंने। राइट, काफी कम समय में अच्छा फायदा हुआ है। हालांकि जो आपने क्वांटिटी ली है शेयर की वो थोड़ी कम है, लेकिन प्राइस वाइज अगर देखेंगे मुक्ता जी तो बहुत अच्छे गेन हुए हैं। थोड़ा क्वांटिटी और होती तो शायद ये गेन और भी आपको मुनाफा और ज़्यादा हो रहा होता, बट अभी भी अच्छा खासा है। 5,000 के आसपास का मुनाफा है। 3 महीने में इतना मुनाफा अच्छा ही है। लेकिन एक बार राय ले लेते हैं यहाँ पर। कुणाल, आप क्या सजेस्ट करेंगे? टीटागढ़ वैगन आज भी हमने देखा 52 वीक हाई, लगातार ये स्टॉक अपने हाइस के पास कारोबार कर रहा है। रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं जो तेजी आ रही है, सभी के सभी चल रहे हैं और इनकी जो एंट्री भी है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर है। उसके बाद हमने अच्छा उछाल भी देखा स्टॉक में, और तेजी के लिए आगे भी बने रह सकते हैं। और क्या कुछ और भी शेयर इसमें आप खरीदने की राय देंगे? ओवरऑल अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें पूजा, तो 2020 के बॉटम में इस काउंटर ने 21-22 का रेट बताया था और वहां से लेके अब तक एक पॉजिटिव रुझान ओपन हुई है। एक ही फेज था बीच में जनवरी 2022 से लेके जून 2022, जब ये साइडवेज गया था, फिर से अपनी इसने ट्रेंड कैप्चर कर ली है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, इट्स अ ट्रेंडिंग काउंटर। इसमें पोजीशन डेफिनेटली ओपन रखी जा सकती है, बट हमें इतना ध्यान रखना होगा कि इसमें एक लेवल डिसाइड कर लें इनके कन्वीनियंस के हिसाब से, जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट डेफिनेटली ऑफ टेबल ले लें, क्योंकि ये रनअप बहुत ही ज्यादा है एंड स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है, बट हमें नहीं पता ये कब रिवर्स होगा। बाकी जो पोजीशन है उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सजा सकते हैं और वो है 370। अगर ये काउंटर 370 के नीचे जाता है तो हमें शायद रिविजिट करना होगा, बट तब तक इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति अडॉप्ट की जा सकती है। और जितना भी करेक्शन आता है 370 के ऊपर, जब तक करेक्शन आता है इसमें बाइंग की जा सकती है। सो फॉर टाइम बीइंग बने रहने की सलाह होगी। ओके, तो टीटागढ़ वैगन्स में आप बने रहने की सलाह आपके लिए। लेकिन कैलाश जी अगले दर्शक हैं हमारे साथ। कैलाश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? सन टीवी है 50। सन टीवी है 50, किस भाव पे खरीदा है आपने? सर मैंने बहुत महंगा खरीदा है, 515 के लगभग। ये पिछले साल की खरीद है ये 2 साल पहले की है। ओके, 2 साल पहले की खरीद है। गिरीश जी, क्या करना चाहिए इनको? सन टीवी 50 शेयर इन्होंने खरीदे हैं 515 रुपए के भाव पर, क्या करें? 15 रुपए के भाव पर देखिए, इनको होल्ड करना चाहिए। मतलब यहाँ पे सेल आउट करने की तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम रिजल्ट की भी बात करें, डिविडेंड्स की भी बात करें या स्टॉक फंडामेंटल की भी बात करें, धीरे धीरे काफी चीजें इंप्रूव हुई है। रेवेन्यू भी इनका राइज ऑन राइज 5.2% का एक एवरेज रेवेन्यू है जो राइज हो रहा है इनका। तो कहीं पे भी ये लेवल अगले 6 महीने से लेकर 8 महीने के रेंज में दिखाई दे जाएगा। तो एटलीस्ट ये तब तक के लिए होल्ड करें। इसके लिए स्टॉप लॉस एटलीस्ट ये मेंटेन करके चलें 430 रुपए के लेवल पर। 430 के नीचे अगर जाने लग जाए तो ये स्टॉक इमीडिएटली सेल आउट कर। ठीक है, तो एक लेवल वॉच करिए 430 का, और अगर उसके भी नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ से निकल जाइए। अभी भी चांसेस हैं कि आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हो सके, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए और ज़्यादा गिरावट का वेट मत करिए स्टॉक में। चलिए अब अगला सवाल लेंगे और ये हमें व्हाट्सएप पर आया है उत्तर प्रदेश से श्री राम राय का। इनके पास महिंद्रा एंड महिंद्रा है, 300 शेयर्स 1200 पर लिया हुआ था इन्होंने, और फिलहाल तो ये मुनाफे में भी हैं। और महिंद्रा में हमने देखा कि अच्छी तेज़ी भी थी, लेकिन हाल फिलहाल में कुछ मुनाफा वसूली भी यहाँ पर देखने को मिली। तो जो मुनाफा था इनका उसमें हल्की कमी आई है, बट अभी भी ये अच्छे खासे गेंस पर हैं। 51,000 के आसपास इनको अभी भी फिलहाल मुनाफा हो रहा है। महिंद्रा वैसे तो दिग्गज निफ्टी कंपनी है, फंडामेंटल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट कुणाल एक बार आपसे समझना चाहेंगे, महिंद्रा अभी थोड़ी मुनाफा वसूली आई है और ऐड कर लेना चाहिए क्या इनको? पूजा ओवरऑल ट्रेंड इस काउंटर का अगेन अगर देखने जाते हैं तो मार्च 2023 से लेके अब तक पॉजिटिव है।
अपने अगर रैली देखी होगी तो ये 1120-25 से शुरू हुआ था और 1420-25 तक गया था। बट इसमें एक ही दिक्कत ये आती है कि फरवरी 2023 माफ करिएगा, वो जो लेवल उस समय जो हाई बना था वो था करीब करीब 1400 रुपए का, और काउंटर ने रिसेंटली 1400 को क्रॉस किया, डिसाइसिव नहीं हो पाया और फिर से नीचे आ गया है। शायद ये 1400 के लेवल पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली डेफिनेटली विटनेस करेगा। काउंटर अगर 1400 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक इसमें नई रुझान शुरू होगी। 1600 के टारगेट से इसमें पोजीशन होल्ड की जा सकती है। हमारे व्यूअर का अगर थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली इस काउंटर में बने रहने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस बनेगा 1320 का और टारगेट बनेगा 1550 से 1600 का। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। यानी शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। मनमोहन है महाराष्ट्र से। मनमोहन जी पूछिए, क्या सवाल है? नमस्कार। नमस्कार। मैंने कुछ ही दिन पहले सोम डिस्टिलरीज के शेयर लिए 211 रुपए पे 1000 शेयर लिए। तो आगे का व्यू प्लीज बताइए सर। ओके, फायदा तो आपको अच्छा हो रहा है। एक महीने में तेजी भी अच्छी आई है, 48% तक की तेजी आई है। गिरीश जी, क्या करना चाहिए इनको? सोम डिस्टिलरीज के शेयर है इनके पास, 210 रुपए में खरीदा है, मौजूदा भाव 248 रुपए के आसपास है, क्या करें? तो देखिए, सोम डिस्टिलरीज ऑलरेडी काफी अच्छे मूवमेंट्स पर है। ऑलरेडी इन लोगों के रिसेंट जो टाइप्स हैं उड़ीसा प्लांट्स को लेके भी, वो काफी स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर प्रपोजिशन में अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया, जैसे कि पहले भी प्री डिफाइनिंग रहता है कि अगर इनका लॉन्ग टर्म नजरिया तो डेफिनेटली इसको होल्ड ही करना चाहिए। बट अगर ये शॉर्ट टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे 30% का प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। एंड उसके बाद ये होल्ड करके रखे, अपने बाइंग रेट से 10 रुपए ऊपर के एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, वो एटलीस्ट रहेगा। क्योंकि ये जब भी स्टॉक्स पेज चलता है तो काफी तेजी से नीचे भी आता है, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड स्टॉक्स रहता है। इसलिए एटलीस्ट वो प्रपोजिशन हमेशा मेंटेन करके रखे। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने लायक स्टॉक है। आपको अभी भी वैसे बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा है, कम समय में अच्छा मुनाफा हुआ है। लेकिन इसको आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रख सकते हैं, अगर पैसे की ज़रूरत आपको ना हो तो। अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया है अहमदाबाद से श्याम राव जी का। इन्होंने L&T टेक लिया हुआ है, 16 शेयर्स हैं, 717 पर इन्होंने खरीदा हुआ है L&T टेक को। अब एक बार देखना होगा, ये तो काफ़ी पुरानी खरीद लग रही है इनकी। बात तो नहीं हो पाई कि कब इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था, बट लॉन्ग टर्म निवेशक लग रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से इन्होंने होल्ड भी किया है। हालांकि मुनाफा तो इन्होंने और भी अच्छा देखा होगा इस स्टॉक में। उसके बाद से हम देख रहे हैं स्टॉक थोड़ा नीचे भी आया है अपने हाई लेवल से। L&T टेक पर गिरीश जी आप सजेस्ट करिए, काफ़ी समय ऑलरेडी दे चुके हैं स्टॉक को, बट होल्ड कर सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पर बुक कर लें? इनकी खरीदी बहुत अच्छी होगी क्योंकि बहुत पुराने इन्वेस्टर लग रहे हैं, काफी अच्छे लेवल्स पे इन्होंने इसको खरीदा है। बट L&T टेक को ऑब्वियसली होल्ड करना चाहिए। जैसे कि हम आईटी कंपनीज में फर्दरली डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीने के लिए, तो L&T टेक को डेफिनेटली इसमें काफी अच्छा प्रपोजिशन मिलेगा, तो होल्ड करके ही रहें। है राकेश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैंने कोटक महिंद्रा के 100 शेयर्स ले रखे हैं 1920 के रेट पे। 1920 रुपए में 100 शेयर लिए। गिरीश जी 1920 रुपए पे इन्होंने 100 शेयर लिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए तो 2 साल में 300 रुपए के रेंज में ही घूम रहा है। वो कोविड के बाद जो रैली आई थी 2020 में, उसके बाद से एक रेंज में ही घूम रहा है। क्या लग रहा है ये कब इस रेंज से बाहर निकलेगा कोटक महिंद्रा बैंक? तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो सिचुएशन है वो यही है कि जब तक ये 1950-1960 का एक लेवल क्रॉस नहीं करता, तब तक मुझे इसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई नहीं लग रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इसका, जो इनको कंटिन्यू क्रॉस करना ही पड़ेगा। और फर्दरली डाउन साइड्स में मुझे 1610 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें अगले 3 से 6 महीने के लिए। धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट है। हालांकि अभी सिर्फ PSU बैंक्स ने अपनी एक रैली दिखाई है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी पीछे है इस रैली में। तो कहीं पे भी अगर ये आगे मार्केट सस्टेन करता है, चीजें बेटर होती है, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इस रैली में पार्टिसिपेट करेगा, तो होल्ड करके रखें। ठीक है,
होल्ड करके रखिए। वैसे तो आज बाजार में तेजी है, बैंक निफ्टी भी ऊपर है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं और इसमें तेजी आना जरूरी है, जिससे कि बैंक निफ्टी को भी एक सपोर्ट मिलेगा तेजी में, लेकिन यहाँ पर वो तेजी नहीं आ पा रही है। लेकिन होल्ड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बैंक में। थोड़ा समय आपको देना होगा स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब फेसबुक पर सवाल आया है पुणे से निरंजन जी का। चंबल फर्टिलाइजर इन्होंने लिया हुआ है, 1000 शेयर 317 पर हैं और यहाँ पर भी इनको नुकसान ही हो रहा है। थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था इन्होंने और इसी साल की खरीद लग रही है, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में उतार चढ़ाव बना हुआ, बट एक दायरे में ही हम देख रहे हैं कारोबार हो रहा है। नुकसान इनको भारी हो रहा है स्टॉक में, करीब 37,000 से ज्यादा का नुकसान ये इस वक्त स्टॉक में झेल रहे हैं। कुणाल, चंबल फर्टिलाइजर ये जो 317 के लेवल्स थे दोबारा कब तक दिख रहे हैं आपको चार्ट्स पर? कितना समय और देना होगा? इन्होंने फरवरी में कहीं बाय की होगी और फरवरी 2023 में इस काउंटर में बाइंग की होगी, बट अगर आप इस काउंटर का ट्रेंड देखिए तो सितंबर 2022 से लेके अब तक ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। इसने कहीं भी एक भी हायर टॉप हायर बॉटम नहीं बनाया, ये कंटिन्यूअसली नेगेटिव चल रहा है, बट एज ऑफ नाउ ये सपोर्ट के करीब मिल रहा है। अगर हमारे व्यूअर को कंफर्ट हो तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी नई पोजीशन ऐड करके एवरेज भी कर सकते हैं। इस पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस रहेगा 270 रुपए। अगर ये काउंटर 270 के नीचे जाता है तो एटलीस्ट ये नई बाई की हुई पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं और उछाल में 300 पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। इस काउंटर में नई रुझान 310 के ऊपर ही शुरू होगी। ये काउंटर अगर 310 का ब्रेकआउट देता है तो इसमें शायद एक नई रुझान शुरू होगी। 335 से 340 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, बट तब तक के लिए ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है जो हमें हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। तो चंबल फर्टिलाइजर को लेकर ये व्यू आ रहा है कुणाल जी का। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ विनोद हैं हरियाणा से। इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने सवाल भेजे हैं। टाटा स्टील के 500 शेयर है इनके पास 107 रुपए के भाव पर, करंट भाव है 110 रुपए। क्या लग रहा है गिरीश जी, यहाँ पर क्या करना चाहिए टाटा स्टील में आज? टाटा स्टील में अगर इनका शॉर्ट टर्म मतलब 2 से 3 महीने 4 महीने का भी व्यू है तो भी हम लोग पॉजिटिव हैं। मैंने आप ही के शो में स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्शंस को लेके रिपोर्ट अपडेट करी थी, तो एटलीस्ट एल्यूमिनियम एंड स्टील के अंदर अगले 3 महीने 4 महीने का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स है जो इंटरनेशनल मार्केट में फोकसेबल रहेगा। तो एटलीस्ट ये अपने तब तक के पोजीशन को होल्ड करके रखें। अगले 3 से 6 महीने के लिए मुझे इसका टारगेट 130 से लेकर 140 का एटलीस्ट दिखाई देता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 98 रुपीज। तो एटलीस्ट अपनी पोजीशन को उस लेवल पे एक बार होल्ड करके रखें। ओके, 98 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 3 से 4 महीने में कम से कम 130 से 140 रुपए तक टाटा स्टील जा सकता है, ऐसा गिरीश जी को लगता है। रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का, जहां हम हर रोज की तरह आपके लिए लेकर आते हैं कमोडिटी मार्केट की कुछ बारीकी को आसान भाषा में विश्व मोहन समझाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। पंद्रह साल बाद सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। इस वजह से गेहूं आज काफी चर्चा में, इसलिए हमने गेहूं की कमोडिटी की ABCD करेंगे। गेहूं के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक चीन है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। 17% उत्पादन में हिस्सेदारी रखता है और 19% कंजम्पशन में अपनी दुनिया में हिस्सेदारी चाइना रखता है। भारत की बात करें तो भारत दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 12.5% हिस्सेदारी भारत की है कुल ग्लोबल उत्पादन में। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा जो उत्पादक और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो है रसिया। उत्पादन में तीसरे नंबर पे है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इसी कंट्री से होती है और ज्यादातर जो इंपोर्टर देश है वो रूस पर निर्भर है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन वॉर के बाद से यहां पर स्थिति दिक्कत हुई है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां रूस से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन का उत्पादन भी कम हुआ है युद्ध की वजह से और यूक्रेन दुनिया के 10 बड़े एक्सपोर्टर देशों में शामिल है और 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में भी शामिल है। इसलिए अब स्थिति हो गई है कि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कम होने से दाम बढ़ने लगे हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत के जो बड़े कंज्यूमर राज्य हैं, बड़े उत्पादक राज्य है, बड़े उत्पादक राज्यों में सबसे पहले नंबर पर यूपी है जो अकेले 30% तक हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा पंजाब दूसरे नंबर पर है, फिर MP है, हरियाणा और राजस्थान भी बड़े उत्पादक
राज्यों में शामिल है। लेकिन स्थिति क्या हो रही है कि इस बार पिछले कुछ समय से दाम फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। सरकार ने क्या जो उत्पादन का लक्ष्य था 1120 लाख टन, लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि 1070 से 1080 लाख टन से ज़्यादा उस बार उत्पादन नहीं होगा, इससे दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो सरकार अब इलेक्शन ईयर है 2024 में, उससे पहले कई राज्यों के चुनाव हैं, तो सरकार लगातार इस पे अब स्टॉक लिमिट अब लगा दी है। 15 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है और स्टॉक लिमिट रहेगी अगले साल 2024 के मार्च तक, क्योंकि मार्च के बाद फिर नई गेहूं की आवक शुरू हो जाती है। इसलिए सरकार ये जानना चाहती है कि कितना स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार जो खरीदारी कर रही थी सेंट्रल पूल के लिए और अपने बफर स्टॉक के लिए, वहां पर भी पूरी तरह से खरीदारी नहीं हो पाई थी। तो सरकार के लिए चिंता है कि कहीं होर्डिंग्स तो नहीं हो रही है या कहीं सट्टेबाजी की वजह से दाम तो नहीं बढ़ जाएंगे। तो एक एहतियात के तौर पर स्टॉक लिमिट लगाई गई, लेकिन स्टॉक लिमिट का जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए कारोबारियों में चिंता नहीं है। उन लोगों का यही कहना है कि 2 से 3 दिनों तक ये नीजर्क रिएक्शन आएगा और मार्केट से स्टेबल ही रहेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त सप्लाई है घरेलू बाजार में। और सरकार ने ये भी कहे हैं कि इंपोर्ट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा और एक्सपोर्ट पर फिलहाल उनका कोई विचार नहीं है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं गेहूं से जुड़ी हुई। बिल्कुल। तो ये है गेहूं कारोबार से जुड़ी हुई कुछ बारीकी हमने आपको यहाँ पर बताई, और उसकी मांग और सप्लाई की स्थिति कैसी बनती है ये भी हमने आपको इसलिए समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। इस बीच देखिए सूत्रों के हवाले से जी एंटरटेनमेंट को लेकर खबर आ रही है कि सेबी ने जो भी फैसला लिया है उसके खिलाफ कंपनी सैट में अपील कर सकती है। तो इससे जुड़ी खबर आ रही है। स्टॉक में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आई, 1.5% नीचे है, क्योंकि अब आगे प्रोग्रेस देखनी होगी कि सेबी ने जो भी कंपनी के ऊपर कार्रवाई की है उसके गवर्नेंस को लेकर अब उस पर आगे प्रोग्रेस क्या होती है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और सेबी के आदेश के खिलाफ आज जी प्रमोटर सैट जा सकते हैं। ये एक अपडेट आ रहा है फिलहाल जी एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जवाब के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं सूरत से। विजय जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। मैडम मेरे दोस्त के ऊपर सवाल हैं। हेलो, मैंने 25 शेयर लिए हुए हैं जेके पेपर्स के 386 के भाव पर, और मेरा दूसरा है हिंदुस्तान जिंक 50 शेयर 328 के भाव पर। 328 पर, ठीक है। ये अभी हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है आपकी, और कितना समय दे सकते हैं आप? ये ट्रेडिंग के लिए लिया था या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था इन स्टॉक्स को? लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया है मैम। ठीक है, और राइट, आपको राय दिलवा देते हैं। जेके पेपर से पहले शुरू करेंगे। थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया था ऐसा लग रहा है अपने स्टॉक को, और उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में लगातार गिरावट ही दिख रही है। पिछले 6 महीने में इनफैक्ट करीब 100 अंक टूट चुका है ये स्टॉक जेके पेपर का। कुणाल, आपसे चाहेंगे जेके पेपर में क्या आप मौजूदा स्तर से और करेक्शन देख रहे हैं? ओवरऑल फॉर्मेशन की बात करें तो जुलाई 2022 से लेकर मई 2023 तक इस काउंटर ने एक 350 की एक सपोर्ट लेवल बना दी थी। करीब 4 बार टेस्ट होने के बाद भी उसने ब्रेक नहीं की थी। रिसेंटली हमने देखा इस काउंटर ने 350 का लेवल ब्रेक किया और नीचे आके 320 का एक बॉटम बनाया है। इसमें शायद थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए और भी थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। जो लेवल्स मैं वॉच आउट कर रहा हूँ वो है 295 से लेके 300 तक के। अगर ये 300 पे आता है इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। प्रेजेंट लेवल पे भी हमारे अगर व्यूअर का लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली बने रहे। 305 306 के करीब थोड़ी सी एवरेज आउट भी करें। काउंटर बहुत ही बढ़िया है और ट्रेंड इसका लंबी अवधि का पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा और करेक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक थोड़ा और नीचे आ सकता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, समय दे सकते हैं, तो होल्ड करिए जेके पेपर को, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान जिंक भी है इनके पास और ये इन्होंने 50 शेयर्स 328 पर लिया हुआ था। इस स्टॉक में भी इन्होंने जब से लिया है स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं एक गिरावट का ही ट्रेंड है। हालांकि ज़्यादा गिरावट नहीं है, इनफैक्ट कह सकते हैं कि एक दायरे में ही ये स्टॉक पिछले काफ़ी समय से कारोबार कर रहा है। गिरीश, आप सजेस्ट करिए हिंदुस्तान जिंक भी लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही पिक है? जी बिल्कुल, ये रह सकते हैं हिंदुस्तान जिंक में। जैसे मैं अभी पहले भी बताया कि एल्यूमिनियम एंड स्टील ऑर्गेनाइजेशन कॉपर में ये सब इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट से अफेक्टेड है और इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी रिवॉल्व्स होना शुरू हो गए हैं। चीजें काफी बेटर फ्री में आ जाएंगी। तो अगले 3 से 4 महीने के लिए अगर ये होल्ड करते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा पिक रहेगा। अगले 3 से 4 महीने 6 महीने का एक टाइम फ्रेम में 2.5 का एक लेवल डेफिनेटली दिखाई देता है हिंदुस्तान जिंक के अंदर, तो होल्ड करें कुछ। ठीक है, तो होल्ड करने की राय दोनों ही स्टॉक पर है क्योंकि आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इन दोनों स्टॉक में। आपके लेवल्स भी जल्दी ही दिखेंगे और मुनाफा भी आपको यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं और पंजाब से हमारे साथ गगन जुड़े हैं फोन लाइन पर। गगन जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा सवाल है जुबलिंग फूड पे है। मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे पास 570 रुपए से 175 शेयर हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब गिरीश आप ही सजेस्ट करिए। 570 पे इन्होंने लिया हुआ था। स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, 412 400 के लेवल्स भी हमने देखे और उसके बाद स्टॉक रिकवरी करने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन उतार चढ़ाव लगातार हम देख रहे हैं बना हुआ है स्टॉक में। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है? ये जो लेवल्स हैं 570 के, वो क्या जल्द ही दिखेंगे स्टॉक में? 570 के लेवल्स को लेकर एक बार टेस्ट करना जरूरी है क्योंकि रिजल्ट्स बहुत मिक्स आ रहे हैं इनके चारों क्वार्टर के रिजल्ट्स में ना कोई बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं है। बट हाँ, ये जो है कि ये 450 455 का जो लेवल है ये डेफिनेटली एक एवरेज करने के लायक लेवल है। तो एटलीस्ट ये 440 से लेकर 450 का एक रेंज के अंदर ये एवरेज कर सकते हैं। और जैसे ये एवरेज हो रहा है तो ये 520 का एक रेंज के अंदर आकर जैसे ही स्टॉक आता है अगले 6 से 8 महीने के अंदर तो एटलीस्ट बाहर हो जाए, पोजिशंस को रिड्यूस करते हैं। बिकॉज रिजल्ट्स पर पोजिशंस पे भी कोई बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं, कमेंट्री पार्ट को लेकर भी कोई बहुत बुलिशनेस नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है ये स्टॉक। तो जुबिलेंट फूड अभी फिलहाल अट्रैक्टिव इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है और थोड़े आपके लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। बट आप चाहे तो थोड़ा समय दीजिए, हो सकता है आपके लेवल जल्दी दिखे क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका, तो बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। अगला सवाल, अगले दर्शक हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं कृष्ण कुमार। कृष्ण जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। महिंद्रा की 1300 पे 10 शेयर है। मेरा सवाल ये था मैम, मैं इनको बेचकर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में डाल सकता हूँ क्या? ओके, ठीक है। कुणाल क्या सजेस्ट करेंगे? महिंद्रा एंड महिंद्रा जब थोड़ा नीचे आया था, अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट हम स्टॉक के बारे में बात भी कर रहे थे, 1313 पे इन्होंने लिया हुआ है और काफ़ी हल्के मुनाफे में है, करीब करीब 600 रुपए का मुनाफा इनको हो रहा होगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन में है, निकलने की सलाह देंगे और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में एंट्री ले लें? यही सवाल है इनका। सी पूजा, M&M की तो हमने ऑलरेडी बात कर दी। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस हो तो डेफिनेटली ये लेवल पे एक बार बुक की जा सकती है। बट ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में एक प्रॉब्लम है और ये है कि आप अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो नवंबर 2021 से लेके फरवरी 2022 तक ये काउंटर 900 के लेवल पे ही रुका हुआ था और वहीं से हमने एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखी थी। ये काउंटर फिर से वो 920 के लेवल पे पहुंचा है जो उसका ऑल टाइम हाई भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो शायद इसमें भी हम थोड़ी सी मुनाफा वसूली डेफिनेटली देख सकते हैं। आज के दिन ये काउंटर 9% अप है। मैं यहाँ पे नई पोजीशन क्रिएट करने की सलाह नहीं दूंगा, मैं इस काउंटर को वॉच लिस्ट पे रखने की सलाह दूंगा। लेट द काउंटर कंसोलिडेट समवेयर। थोड़ा सा अगर करेक्शन में आता है तो 880 से 875 के लेवल हैं जो एक सपोर्ट लेवल बनेंगे और वहीं पे हम बाइंग करने की सलाह देंगे। इसमें एज ऑफ नाउ मोमेंटम शायद कंटिन्यू हो भी सकता है, बट बिकॉज ये रेजिस्टेंस के पास है, नई बाइंग करने की सलाह यहाँ पे नहीं दी जा सकती। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक फिलहाल आप मत लीजिए, अगर आपको लेना ही है तो थोड़ा गिरावट आ जाए फिर आप स्टॉक में लीजिए। कुणाली की बात सुन के लग रहा है कि ये ट्रेडर हैं और थोड़ा एक्शन वाले स्टॉक में ये एंटर करना चाह रहे हैं और महिंद्रा में क्लियरली उनको वो मुनाफा नहीं दिखा,
तो कोई और मिड कैप स्मॉल कैप में आप कोई ट्रेडिंग को सुझाएंगे जो वहां पर कि अभी आप खरीदारी करने के मौके देख रहे हैं फिलहाल? टू बी वेरी ऑनेस्ट पूजा, जिस तरह हमें पता है कि ओवरनाइट इवेंट्स हैं, एज अ ट्रेडर आई वुड से स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट फॉर टाइम बीइंग। द ओनली रीजन बीइंग ऑलरेडी रैली में हमने अच्छा खासा मुनाफा ले लिया होगा। कीपिंग दैट इन माइंड, मैं नई पोजीशन आज या कल में तो नहीं क्रिएट करने की सलाह दूंगा, बट अगर वॉच लिस्ट पे रखना है तो एक लार्ज कैप काउंटर है जो मैंने आज शॉर्ट लिस्ट किया है, वो है डीमार्ट। अब वॉच लिस्ट पे रखिए और 1-2 दिन के बाद देखते हैं इसमें अगर मोमेंटम क्रिएट होती है तो हमारे व्यूअर्स के साथ इसमें कुछ व्यू शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो डीमार्ट को अभी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। हालांकि महिंद्रा में भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहे तो बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर इसका अच्छा ही लग रहा है और जल्दी आपको मुनाफा कमा के देगा। बट अगर आप ट्रेडर हैं और शॉर्ट टर्म व्यू है आपका, तो फिलहाल अभी रुकिए, 2 बड़े इवेंट आने वाले हैं, उसके बाद आप वापस से हमें संपर्क करिए, हम थोड़ी बेहतर तरीके से आपकी मदद कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप पर ही हमें सवाल आया है जयपुर से विशाल जी का, और इनका सवाल है बजाज शुगर पर। इन्होंने 800 शेयर्स स्टॉक में ले लिए हुए हैं और 16 रुपये 70 के आसपास की इनकी खरीद है। हाल फिलहाल की लग रही, क्योंकि छोटा स्टॉक है इस वजह से इन्होंने क्वांटिटी भी काफ़ी ले ली है और इनके खरीद के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। ज़्यादा फिलहाल नुकसान में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक ट्रेड पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक इन्होंने लिया हुआ होगा। कुणाल जी, बजाज हिंदुस्तान पर ही राय दीजिए, बजाज शुगर पर क्या व्यू बन रहा है आपका? कोई तेज़ी के लिए वेट करें या फिर निकल जाएं, और कोई दूसरा स्टॉक आप इनको सुझाएंगे? पूजा, जिस तरह हमने शुगर सेक्टर में मोमेंटम देखी है, इस काउंटर में भी मोमेंटम तो डेफिनेटली क्रिएट हुई है। 11.5 से लेके ये काउंटर 16 रुपए तक आ चुका था, 16.50 तक हुआ था। और इसमें अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो एक मैसिव कर्व फॉर्मेशन हो रहा है। विद इन कर्व फॉर्मेशन वी कैन सी इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन। अब इसका जो ब्रेकआउट आता है वो है 19 रुपए 50 पैसे से 19 रुपए 75 पैसे पे। बट एज ऑफ नाउ अगर शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो इस काउंटर में डेफिनेटली बने रह जा सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा लंबा होगा, वो है 14 रुपए का। 14 रुपए के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रहिए। आई थिंक एक मोमेंटम बहुत ही बढ़िया इसमें हमें एग्जिट दिला सकता है, वो करीब 19 रुपए का होगा। 19.50 के ऊपर हम इसमें एक पोजिशनल व्यू भी ले पाएंगे जिसका टारगेट बहुत ही लंबा बनेगा। लेट्स वेट फॉर द ब्रेकआउट, और पहला टारगेट इसका 19 का रखते हैं। 19 पे हम इसे रिविजिट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल होल्ड करिए। 19 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है और 19 के पास आए तो वापस से रिव्यू कर लीजिए अपने स्टॉक को। अब अगला सवाल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर पुणे से रमिल जी ने हमें भेजा और इनके 2 सवाल हैं। पहला तो HDFC लाइफ है, तो पहले वो ले लेते हैं। और इंश्योरेंस स्टॉक में, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में हमने देखा कि हाल फिलहाल में अच्छी तेजी भी देखने को मिली। कल भी ये स्टॉक काफ़ी चल रहे थे और इनकी भी जो खरीद है वो काफ़ी अच्छे लेवल पर है और उसका क्लियरली यहाँ पर इनको फ़ायदा मिला। 490 पर इन्होंने लिया हुआ था, उसके बाद से हमने स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखी। 585 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है और करीब करीब 20,000 के मुनाफे में भी हैं ये। HDFC लाइफ अभी भी और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं? गिरीश, आपसे सवाल होगा। बिल्कुल बने रह सकते हैं। HDFC लाइफ ऑलरेडी जो प्रीमियम प्रपोजिशन है इनका वो काफी अच्छी ग्रोथ में आया है। 22% ईयर की ग्रोथ है HDFC लाइफ के अंदर, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 650 का एक लेवल जरूर दिखाई देता है अगले 6 महीने के टाइम। ओके, तो अगले 6 महीने में और अच्छे और शानदार लेवल से 600 के आसपास के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। HDFC लाइफ में जो इनको मुनाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट हो रहा है इनके पास जो दूसरा स्टॉक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ये इन्होंने 79 पर लिया है और इस वक्त 73-74 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और हमने हाल फिलहाल में देखा स्टॉक में एक गिरावट भी देखने को मिली और इस वजह से इनको करीब करीब 10,000 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक तरफ तो HDFC लाइफ में अच्छा खासा गेन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है बैंक ऑफ इंडिया की वजह से। कुणाल जी, क्या सजेस्ट करेंगे? बैंक ऑफ इंडिया में चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? 79 के लेवल्स जल्द ही दिखेंगे? पूजा, जिस तरह से बीच में एक मोमेंटम हमने देखा था, सभी PSU बैंक्स बहुत ही अच्छे से रनअप में थे और इमीडिएटली देयर वाज अ रिवर्सल साइन आल्सो और काउंटर नीचे भी आ चुके हैं। बट बैंक ऑफ इंडिया में पर से अगर आप चार्ट देखें तो नवंबर 2022 से लेके अब तक ये काउंटर 73 और 74 के बीच में बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेट हुआ है। करीब करीब 6 से 7 बार इसी लेवल पे आया है और वहीं पे रुका हुआ है। प्रेजेंटली 73-70 पे चल रहा है। डेफिनेटली इस काउंटर में एज ऑफ नाउ बने रहे। अगर ये काउंटर 76 के ऊपर निकलता है
थोड़ा सा एवरेज आउट भी करें 82 के टारगेट से इसमें बने रहने की एज ऑफ नाउ सलाह होगी। और इस व्यू का स्टॉप लॉस जो बनेगा वो है 71.5 का। 71.5 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है बैंक ऑफ इंडिया में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें पूछा है व्हाट्सएप पर ही योगेश जी का आया है और इनका सवाल है पतंजलि फूड्स पर 1200 शेयर्स 826 पर इन्होंने लिया हुआ है। हालांकि हमने देखा पतंजलि फूड्स में रहकर ज़्यादा लोगों को मुनाफा हुआ नहीं, ज़्यादातर लोग नुकसान में होंगे, बट इनकी जो एंट्री लेवल है वो काफ़ी अच्छी है। इस वजह से शानदार गेन हो रहा है इनको इस स्टॉक में। करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा का मुनाफा इनको इस स्टॉक में इस वक्त हो रहा है पतंजलि फूड्स में। क्या सजेस्ट करेंगे यहाँ पर गिरीश, मुनाफा लेकर निकल जाएं स्टॉक से, क्योंकि हम हाल फिलहाल में तो देख रहे हैं स्टॉक टूटा भी काफ़ी है, पिछले 6 महीने में करीब करीब 250 अंक टूट भी चुका है ये स्टॉक। तो अभी मुनाफा लेके निकल जाने की राय आप देंगे स्टॉक से? जी, मैं डेफिनेटली इस बाजार में एटलीस्ट ये वाले स्टॉक के अंदर इनको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुकिंग इनको करनी चाहिए इसी लेवल पर, और बचे हुए 50% के लिए 910 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 910 के नीचे अगर ये स्टॉक दिखता है तो अपनी बाकी पोजीशंस को भी खाली कर देना चाहिए। बिल्कुल, तो एटलीस्ट आपने जो पैसा लगाया उसको तो कम से कम निकाल ही लीजिए और उसके बाद बचे हुए पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। उस वहां पर भी कोई तेजी आए तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए पतंजलि फूड से। अगला सवाल ले लेते हो, ये हमें इंस्टाग्राम पर आया है बिहार से राकेश कुमार जी का। इन्फोसिस के स्टॉक इन्होंने लिए हुए हैं, 24 शेयर्स हैं, 1860 की इनकी खरीद है। इन्फोसिस पर सलाह क्या देंगे कुणाल? इस पर हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स में कल के दिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से आईटी स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी खरीद थोड़ी पहले की है और उसके बाद हम देख रहे हैं इस वक्त 1300 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो नुकसान हो रहा है इनको इस शेयर में। क्या करना चाहिए इन्फोसिस में? जल्द ही इनके लेवल्स आएंगे या फिर स्विच कर लें और दूसरा कोई आईटी स्टॉक्स आपको इन सरों पर इंटरेस्टिंग लग रहा है? सो पूजा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा इन हाउस रिसर्च का व्यू जो है वो है आईटी सेगमेंट बहुत ही बुलिश है। और रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो इन्फोसिस का अगर आप गैप डाउन ओपन देखें 17 अप्रैल को, इसने एक्सट्रीम बॉटम बनाया था 1185 का और वहां से लेके काउंटर अब तक ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। दैट्स नंबर 1। अगर हम लास्ट 8 से 10 साल के ट्रेंड की बात करें तो वो जो ट्रेंड का ब्रेकआउट आया था जो हमने करीब 2020 में देखा था, वही ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ रीटेस्ट हुआ है और मुझे ये बहुत ही अच्छे बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी पे मिल रहा है। सो अगर हमारे व्यूअर का लंबी अवधि का नजरिया है, डेफिनेटली इन्फोसिस और टीसीएस इन दोनों में खरीदारी की जा सकती है और लंबे समय के लिए डेफिनेटली होल्ड की जा सकती है पोजीशन। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए और वो है 1250। अगर ये काउंटर 1250 के नीचे जाता है तो शायद फिर से हमें प्रीवियस बॉटम बता सकता है। वो शॉर्ट टर्म व्यू है, बट लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली बने जा सकते हैं। इसमें पोजीशन ओपन रखी जा सकती है। 1380 का एक रेजिस्टेंस है, उससे हम रिविजिट डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, तो इन्फोसिस को फिलहाल होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक में और आपके लेवल्स आपको जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप पर ही अगला सवाल आया है पी राधाकृष्णन का और इनके पास वेदांता इन्होंने लिया हुआ है 200 शेयर्स 285 पर लिया है। ये हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, बट इनके लेवल से स्टॉक अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। हालांकि ज़्यादा नुकसान में नहीं है, बट गिरीश जी क्या सजेस्ट करेंगे? वेदांता में निवेश आपको सही लग रहा है इन स्तरों पर या फिर निकल जाओ, कोई और स्टॉक आप जाएंगे? देखिए, वेदांता को लेके हमारी सोच 2 तरीके से होनी चाहिए। जैसे हम लोग पहले भी हर इन्वेस्टर को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तो वेदांता एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, इसका डिविडेंड ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वेदांता उस प्रपोजिशन पे भी लोग अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। अगर हम इसके स्टॉक फंडामेंटल की बात करें तो हाँ, पिछले 6 महीने में स्टॉक्स में काफी प्रॉब्लम्स थी। इनके जो ब्लॉक्स की डीलिंग्स थी, इनका डेट मैनेजमेंट था, वो काफी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में था, तो इसलिए इन्होंने काफी चीजें रिजॉल्व करी हैं। बट डिविडेंड वेदांता प्रपोजिशन से मुझे आज भी बुलिशनेस ही लगती है। ये अगले 6 महीने के लिए वेदांता को कैरी करके चलें, ये एक अच्छे प्रॉफिट्स में ही ये वेदांता निकलेगा। रिसेंटली कंपनी ने काफी अच्छे ऑर्डर्स बुक्स भी गैदर करी हैं, गोल्ड ब्लॉक्स भी बाय करे हैं, तो उस प्रपोजिशन में देखा जाए तो वेदांता को होल्ड ही करना चाहिए।
ओके ठीक है, तो वेदांता को होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक में। अगला सवाल ले लेते हैं। फेसबुक पर छत्तीसगढ़ से आया ये सवाल अशोक जी का। अदानी पावर इन्होंने लिया हुआ है, 811 शेयर्स हैं, 176 पर इन्होंने एंट्री ली थी जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटा था, तब इन्होंने यहाँ पर एंट्री ली और काफ़ी अच्छे लेवल पर ली। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में इस तरह से अदानी ग्रुप के शेयरों में एक रिकवरी आई, यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 15% चढ़ चुका है, तो उसको क्लियरली इसका फायदा मिला और 77,000 के आसपास का मुनाफा इस वक्त अदानी पावर में इनको हो रहा है। अशोक जी को, कुणाल जी, अदानी पावर में बने रहें अभी भी और गेन्स के लिए, या फिर जो भी प्रॉफिट हो रहा है लेके निकल जाएं? 28 फरवरी की एक्सट्रीम बॉटम और उसके बाद पूजा इस काउंटर ने क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बनाए। मोमेंटम अब थोड़ा सा फिजल आउट डेफिनेटली हो रहा है, क्योंकि इसका जो मैसिव गिरावट का समय था दैट वाज ऑफ 25 ऑफ जनवरी, और वो जो गिरावट आई थी वो 270 के लेवल से आई थी और काउंटर ने एज ऑफ नाउ 280 का टारगेट अचीव भी किया और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल रहा है। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 240 के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में बने रहे। अगर ये काउंटर 290 के ऊपर निकलता है, 290-95 के ऊपर निकलता है, तो शायद 330 से 340 तक के लेवल्स भी बता सकते हैं। सो शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करें, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली बने रहे, 340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आप निकल सकते हैं इस स्टॉक से, क्योंकि हम देख भी रहे हैं पिछले काफ़ी समय से स्टॉक सपाटी कारोबार कर रहा है 270 के आने के बाद, लेकिन एक तेज़ी के लिए आप अभी भी बने रह सकते हैं या चाहे तो अपना मुनाफा लेकर निकल जाएं। अगला सवाल व्हाट्सएप पर बिहार से हमें आया है मुकेश जी का। टाटा टेली इन्होंने लिया हुआ है, 2000 शेयर्स हैं और इनकी जो खरीद है वो 109 पर है, लेकिन इनकी खरीद से स्टॉक नीचे आ चुका है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 80 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि पिछले एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे, शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है, करीब 24% चल चुका है अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो, बट एक तेजी लगातार बनी हुई है, लेकिन इनको फायदा नहीं हुआ स्टॉक में क्योंकि थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली थी। ये 100 के पार वापस कब जाएगा गिरीश? टाटा टेली कैसे लग रहे हैं आपको, कंपनी कैसी लग रही है और चार्ट्स पर भी क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, टाटा टेली का जो रैली थी वो मेजरली इसीलिए थी क्योंकि 3,000 करोड़ प्रमोटर्स रेज कर रहा था ऑलरेडी सब्सिडी के थ्रू। बट कहीं पे भी मुझे टाटा टेली का स्टॉक इसी प्रपोजिशन में लगता है कि एटलीस्ट ये बाय रेंज के आसपास में कहीं पे भी अगर इनको मिलता है 100, 105 के रेंज में, इनको एटलीस्ट बाहर निकलना चाहिए। इससे बेटरली टेलीकॉम के अदर स्टॉक्स हैं जो काफी सस्टेनेबल और ग्रोथ प्रपोजिशन में काम करते हैं, तो एटलीस्ट ये अपने रेंज के आसपास पे आने के बाद एक बार एग्जिट करते हैं पोजिशन को। और अगेंस्ट में ये भारतीय एयरटेल, अगर इनको टेलीकॉम में ही जाना है तो भारतीय एयरटेल में मूव कर सकते। ओके, तो टाटा टेली आपके आसपास, आपके लेवल्स के आसपास अगर निकले आए तो वहां से एग्जिट करने की राय दी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, उसके बजाय भारतीय एयरटेल ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो ये है राय इस स्टॉक में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और ये ट्विटर पर हमें आया है मुंबई से सूर्यकांत जी का। इन्होंने RVNL लिया हुआ है, 780 शेयर्स 18 रुपये पर इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है और देखना होगा, ये तो बहुत पहले की खरीद लग रही है इनकी, ये मेरे ख्याल से जब लिस्टिंग के आसपास की इनकी एंट्री है और शानदार गेन में है। अगर थोड़ा और क्वांटिटी इन्होंने ले ली होती, थोड़ा और निवेश कर दिया होता तो बहुत ही बढ़िया मुनाफा इनको यहाँ पर हो रहा होता। 122 पर इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। हालांकि इन्होंने तो और भी अच्छे लेवल्स देखे होंगे, अब ऊपरी स्तरों से स्टॉक थोड़ा नीचे आया है। कुणाल जी, गेन तो अच्छे खासे हो रहे हैं इनको इस स्टॉक में, लेकिन बने रहने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे आप इनको? सी पूजा, ये रेल स्टॉक्स में जिस तरह से मोमेंटम हमने देखी है वो बहुत ही काबिल तारीफ थी। इनफैक्ट ये काउंटर में अगर आप देखें तो इसमें रुझान तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, लेकिन जब काउंटर बहुत ही सिग्निफिकेंट बढ़ जाता है, अगर आप एक महीने पहले की बात करें तो इसका प्राइस अप्रैल में था करीब 70 और उसके बाद 140, यहाँ पे मुनाफा वसूली तो डेफिनेटली देखने मिलेगी और इसके चलते हुए शायद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन भी हमें देखने मिल सकता है। अगर हमारे व्यूअर को कंफर्ट है तो डेफिनेटली 100 रुपए के स्टॉप लॉस से इस काउंटर में डेफिनेटली बने रहे। लंबा स्टॉप लॉस इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि कोई फ्लक्चुएशन अगर यहाँ पे हो तो हम अननेसेसरी हमारी पोजीशन मिस ना कर दें। इसी वजह से 100 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह होगी। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिट करें और ये काउंटर अगर 140 के ऊपर निकलता है तो हम इसे फिर से ऐड करने की सलाह देंगे, बट फॉर टाइम बिंग अगर लंबी अवधि का नजरिया है डेफिनेटली बने रहे।
ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए REL में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रह सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, ढेर सारे सवाल आ रहे हैं लेकिन समय की कमी है, अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। कुणाल जी, गिरीश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। फिलहाल योर स्टॉक्स में इतना ही।